नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष को यादगार बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। राजधानी स्थित विधानसभा परिसर में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने की, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री विजय शर्मा, केदार कश्यप और ओपी चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी छत्तीसगढ़ दौरा। 31 अक्टूबर को पीएम मोदी रायपुर पहुंचेंगे और नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही वे वृक्षारोपण कार्यक्रम और राज्योत्सव समारोह का उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री का आगमन छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का अवसर है। नए विधानसभा भवन के लोकार्पण के साथ राज्य में सेवा और जन कल्याण के कार्यक्रमों की नई श्रृंखला शुरू होगी। इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने की तैयारी जोर शोर से जारी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर जन्म दिवस है। तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाते हैं और ये पूरा पखवाड़ा भर हमारे सभी विभाग, हमारे सभी संगठन के लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सफाई का भी होगा, हेल्थ कैंप भी होगा, ब्लड डोनेशन का भी होगा, निबंध वगैरह भी होगा। इस तरह से पूरे पखवाड़ा भर कार्यक्रम चलेंगे। और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप देने की तैयारी है। राज्य के डिप्टी सीएम और लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने आदेश जारी कर सभी नगरीय निकायों को स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश दिए। ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में चलेगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि स्वच्छता भारतीय संस्कृति और संस्कार का प्रतीक है। ये केवल सफाई का काम नहीं, बल्कि समाज की चेतना और भावी पीढ़ियों के स्वस्थ भविष्य से जुड़ा हुआ प्रयास है। डिप्टी सीएम ने सभी महापौरों और अध्यक्षों से अपील की कि वे इस अभियान को केवल सफाई तक सीमित न रखें, बल्कि इसे नागरिक गर्व और सामूहिक जिम्मेदारी का उत्सव बनाएं। कल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, यानी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस तक सेवा पखवाड़ा का अभियान चलता है। देश में जिस प्रकार से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने का काम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, स्वच्छता लीग के माध्यम से शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने की प्रेरणा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी, उसी तर्ज पर मैंने सभी सम्मानीय महापौर, सम्मानीय अध्यक्षों को पत्र लिखा है कि अपने शहर में स्वच्छता अभियान को बढ़ चढ़ कर करें, स्वच्छता अभियान का नेतृत्व करें, समाज के हर वर्ग को स्वच्छता से जोड़ें, ताकि हमारा शहर स्वच्छ बने और जिसके कारण से लोगों के स्वास्थ्य पर, जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ पदयात्रा की शुरुआत के साथ ही सियासत गर्मा गई है। रायगढ़ से भिलाई तक चलने वाली इस पदयात्रा को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के पास जनहित का कोई मुद्दा नहीं बचा है। संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास न करके कांग्रेस केवल हार का ठीकरा कहीं और फोड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी की छवि को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में उन्होंने प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस अपनी लगातार हार से तिलमिलाई हुई है, कभी वोट चोरी की बात करती है तो कभी ईवीएम को दोष देती है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस के आरोपों से जनता गुमराह नहीं होगी। में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। पूरी प्रक्रिया को सही माना, कहीं पर भी यदि गलती होगी तो हम निरस्त कर देंगे। हम भरोसा है इस संवैधानिक संस्था के ऊपर तहत विधि सम्मत तरीके से काम कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। अब कांग्रेस पार्टी को किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पर
विश्वास नहीं है, एक बात। दूसरी बार माननीय मोदी जी के शासन में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनके पास जनहित का कोई मुद्दा नहीं बचा, दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि लगातार हार से जो बौखलाए हुए, उनकी जिम्मेदारी किसी न किसी को देनी है। तो कोई आदमी, कोई संस्था नहीं मिल रही तो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर उसकी जिम्मेदारी दे दो और राहुल गांधी के नेतृत्व को पाक साफ साबित करो, क्षमतावान साबित करो। जबकि लगातार हार से वो अप्रासंगिक साबित हो चुके। ये रैली और उससे आंदोलन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब से विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला पंचायत के चुनाव हारे हैं, तलमलाए हुए हैं और ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि वोट चोरी हो गई, तो कभी बोलते हैं कि ईवीएम खराब था। ये जो है सीधा सीधा अपनी हार को स्वीकार नहीं करते हैं। तरह तरह के लोग अपना आंदोलन, बीच में चला था क्या भारत जोड़ो आंदोलन, रैली, तो तरह तरह के करते रहते हैं लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। नक्सलवाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों के बीच पिछले 25 साल से शराबबंदी सियासत का स्थायी एजेंडा बना हुआ है। साल 2018 में कांग्रेस ने पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, जीत भी मिली, सत्ता भी मिली, लेकिन वादा अधूरा रह गया। अब सत्ता में बीजेपी है और इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वजह बनी है आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि अच्छी दुकानें खुलेंगी तो शौकीन लोग वहां जाएंगे। मंत्री जी के बयान पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सरकार जनता को शराब पिलाना चाहती है, जबकि रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती। इधर सक्ती जिले में नकली शराब से 2 मौतों ने स्थिति और गंभीर कर दी है। शिकायतें हैं कि नकली होलोग्राम और अवैध शराब का नेटवर्क आज भी सक्रिय है। सवाल बड़ा है, सरकारें शराब से केवल राजस्व देखती हैं या जनता की सेहत की भी चिंता करती हैं? क्या शराबबंदी सिर्फ चुनावी जुमला है या कभी हकीकत भी बनेगी? लेकिन बेहद ही चिंताजनक है, दुर्भाग्य है कि प्रदेश में जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तो हमेशा ये शराबबंदी की बात करती थी और अब सरकार में आई और शराब की खपत और बिक्री बढ़ाने में लगी हुई है। आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन जी कहते हैं कि अब प्रीमियम शराब की दुकान खोली जाएगी ताकि अच्छे लोग भी आकर शराब पी सके। मतलब इस सरकार में अन्य प्रदेशों से नकली शराब, नकली होलोग्राम वाला शराब धड़ल्ले से गली और मोहल्ले में बिक रहा है, लेकिन ये सरकार अपनी काली कमाई के लिए बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है। देखिए, मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री ने इस विभाग का जवाबदारी सौंपा है। पहले बार मैंने प्रदेश स्तरीय अधिकारियों को बैठक लिया था और मैंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि बाहर के कोई भी प्रदेश के, बॉर्डर के प्रदेश की शराब छत्तीसगढ़ में आएगा और आप लोग उसको पकड़ नहीं पाओगे, कार्रवाई नहीं करोगे तो आप लोग के ऊपर कार्रवाई होगी। तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। विधानसभा भवन बनकर तैयार है और इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री 1 नवंबर को यहां आ रहे हैं। उसकी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। 1 नवंबर को ही 11 से 12 बजे के बीच विधानसभा भवन का उद्घाटन कार्यक्रम होगा और वहां वृक्षारोपण भी किया जाएगा। देश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। रोल करें। आज विधानसभा के परिसर में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे डिप्टी सीएम साहब और वरिष्ठ हमारे अधिकारियों के साथ बैठ के चर्चा हुई है और ये विधानसभा भवन बन के तैयार है। उसका लोकार्पण 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो उसकी तैयारी में कितने लोग रहेंगे, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, सारी चर्चा होगी।
और गरियाबंद के एसपी निखिल राखेचा ने बताया है कि आज जानसी नाम की एक महिला जिस पर 8 लाख रुपए का इनाम था, इसने आत्मसमर्पण कर दिया है। वो 2005 में नक्सली संगठन में शामिल हुई थी और पिछले 20 सालों से अलग अलग इलाकों में काम कर रही है। इस आत्मसमर्पण में सुकमा पुलिस का विशेष सहयोग रहा। इस इलाके में बचे हुए सक्रिय नक्सलियों से बस यही अपील है कि वे सरकार की नक्सल आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना का लाभ उठाकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ें। आज एक 8 लाख इनामी जिसका नाम जानसी है, जिसके द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। ये वर्तमान में गोबरा एरिया कमेटी के सचिव के रूप में कार्यरत थी। 2005 में इसे नक्सल संगठन में भर्ती हुई थी और पिछले 20 साल से अलग अलग क्षेत्र में ये कार्यरत थी। 2008 में गरियाबंद क्षेत्र में ये सक्रिय नक्सली के रूप में यहाँ पर आई थी और तब से 2025 तक विभिन्न घटनाओं में शामिल रही हैं और इस पर 8 लाख का इनाम शासन द्वारा घोषित था। इस आत्मसमर्पण में सुकमा पुलिस का विशेष सहयोग रहा। इसमें कुल अलग अलग जो मुठभेड़ है उसमें 28 नक्सली मारे गए हैं और 27 नक्सली विभिन्न जिलों में जाकर आत्मसमर्पण किए गए। जो और बेमेतरा जिले के 5 से 7 गांव से पहुंचे करीब 500 ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट गेट पर डेरा डाल दिया। हाथों में तख्ती, नारों और आवाजों के साथ उन्होंने जिला प्रशासन से गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली समस्या के चलते उनके ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है और फसलें सूखने की कगार पर हैं। यही नहीं, पानी और बिजली संकट के बीच आवारा मवेशियों का आतंक उनकी समस्या को और गंभीर बना रहा है। किसानों का कहना है कि जब भी वे खेतों की देखभाल करने जाते हैं, आवारा मवेशी उनकी मेहनत को बर्बाद कर जाते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।